सभी छात्रों का स्वागत। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 7वीं का अध्याय तीसरा इतिहास का यह अध्याय है। दिल्ली के सुल्तान भाग 2 के बारे में हम देखेंगे। अभी हम भाग 1 के अंदर हमने देखा ये प्रारंभिक तुर्की शासक जो उनका कार्यकाल 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके सुल्तान वंश की नींव रखी। 1206 से लेकर 1290 तक का ये कार्यकाल आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10, शमसुद्दीन अल्तमश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद खलजी वंश की शुरुआत होती है जो उनका कार्यकाल 1290 से 1414, गयासुद्दीन तगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तगलक 1351 से 1388। उसके बाद आता है सैयद वंश 1414 से 1451, उसमें भी खिज़ खान और लोदी वंश। ये आखिरी सुल्तान दिल्ली के तख्त पर है, उसमें बहलल खान लोदी जैसा इनका कार्यकाल आता है 1451 से 1526, और सिकंदर लोदी और इब्राहिम खान लोदी ये अंतिम जो पहली पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम खान लोदी के बीच में होती है, और इससे मुग़ल वंश की नींव बाबर के द्वारा रखी जाती है, और जो सुल्तान वंश जो इब्राहिम खान लोदी आखिरी शासक उसके रहे उससे उनकी समाप्ति होती है। अभी ये जो महत्वपूर्ण शासक है, कुतुबुद्दीन के बाद दिल्ली के तख्त को संभालने वाले महत्वपूर्ण शासकों में नाम आता है शमसुद्दीन अल्तमश का। अब ये शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश के शासक ये रहे। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 जो उन्होंने उसकी नींव भी रखी थी। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया, और इसके बाद इल्तुतमिश ये दिल्ली के तख्त पर आसीन हुए। सल्तनत की नींव अल्तमश के समय मजबूत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद थे जो उन्होंने 1211 से 1236 काफ़ी लंबा पीरियड उन्होंने शासन दिल्ली के तख्त पर किया, दिल्ली को काफ़ी मजबूत किया। और उसके बाद उनकी बेटी 1236 से 1240 दिल्ली के सुल्तान बनी। उसके बारे में भाग 1 में हमने थोड़ी विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश की। उनके राज्याभिषेक के समय ही से अनेक तुर्क सरदार इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन खोखरों के विरुद्ध अल्तमश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद घुरी ने उसे अमीरुल उमरा पद बहाल किया था। इल्तुतमिश उस समय जैसा कि उनको यह बदायूं के सूबेदार थे जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको शासक बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को दिल्ली के निकट जड़ नाम की जगह है, वहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उसमें आराम शाह को बंदी बनाया, उनकी हत्या की गई, और इस तरह एक ऐबक वंश के बाद इल्बारी वंश की शुरुआत होती है। तो इस तरह इस शमसुद्दीन अल्तमश के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ देख सकते आप ये शमसुद्दीन अल्तमश, अब ये गैरिसन शहर शमसुद्दीन अल्तमश द्वारा जीते गए प्रमुख शहरों को आप देखिए। यहाँ ये मुल्तान, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ रणथंबोर राजस्थान तक, लखनऊ थी, बनारस, अवध, बदायूं, ये पहले बदायूं के सरदार थे और उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो दिल्ली के तख्त पर वो बसे। अब ये देखिए ये लगभग उत्तर भारत, ये लाहौर आप देखिए, ये काजकोट, ये पूरा क्षेत्र शमसुद्दीन अल्तमश के समय ये शहर उनके कब्जे में थे। और इसके बाद उन्होंने अपने शासन कार्यकाल में उन्होंने अपने सुल्तान अपने साम्राज्य को उन्होंने काफ़ी मजबूती दिलाने का काम किया। अभी आप ये दिल्ली के गैरिसन शहर क्या है। अब ये 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन यानी जहाँ पर सैनिकों का बसाव होता था, यानी किलाबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे,
तो ये रक्षक सैनिक टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। अब 13वीं सदी के आरंभ से पहले ये गैरिसन शहर जो बनाए थे सैनिकों का रहने के बसाव के लिए, उससे दूर इनके शासन ज़्यादा कभी मतलब ये लोग गए नहीं है। शहरों से संबंध, इनका ज़्यादातर शहरों से संबंध था, इसके पहले वाले मानचित्र में हमने देखा, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ पर इनके द्वारा 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक इनका नियंत्रण था, लेकिन जो सुदूर पूर्व काफ़ी दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहाँ पर इनका नियंत्रण नहीं था। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मतलब वहाँ से उनको टैक्स नहीं के बराबर आती थी। अब ये भीतरी प्रदेश क्या है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करता है। तो ये सुल्तान के साम्राज्य में आने वाले भाग थे। अभी आप यहाँ देखिएगा, दिल्ली सुल्तान के समय दिल्ली में गैरिसन बनने से दूर के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना कठिन था। अब यहाँ उन्होंने बसाव के लिए सैनिकों के लिए बड़े बड़े ये तैयार किए, क्या बोलते हैं, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे वो जगह तैयार की, लेकिन जो दिल्ली से काफ़ी दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन था, क्योंकि अंतर बहुत था। आज के समय में जैसे आपके रेलवे है, हवाई जहाज़ है या इस तरह के कोई काफ़ी अति परिवहन के साधन उस समय उपलब्ध नहीं थे, और आज के ज़माने में जिस तरह आपके युद्ध के नए नए सामग्री आ गई है, यदि कोई किसी स्थान पर वो बगावत होती है तो उसको उस बगावत को ख़त्म करने के लिए उसका उपयोग करें, तो ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी, ताकि काफ़ी जंगल हुआ करते थे। आज के जैसे आप देखेंगे जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहे हैं वो ब्रिज उस समय नहीं थे। तो यह काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र जो दिल्ली से सुदूर बंगाल हो या आपका लाहौर हो या फिर आपका सिंध प्रांत का भाग हो जो पाकिस्तान के अंदर आता है, तो वहाँ पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन था। और ऐसे समय में बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। मतलब ऐसे यदि बगावत हो गई, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और उनको यदि वहाँ से सैनिकों को लाने की आवश्यकता है, मौसम खराब होता है, तो उनका संपर्क होना बड़ा कठिन काम था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों, उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, क्योंकि वहाँ भी उनके जो गैरिसन शहर बनाए गए थे, बार बार आक्रमण होते थे, उत्तर से आक्रमण होते थे, उनको भी रोकना जरूरी था। जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा होने की संभावना सुदूर पूर्व क्षेत्र में या दूर दराज के क्षेत्र में होती थी। और इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी। सल्तनत यानी शासन, जो इन शासकों को ऐसे विद्रोह से या ऐसे किसी प्रकार की चुनौती से, उनको युद्ध से वो बचने की कोशिश करते थे। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में अधिकतर हुआ। इसलिए मैंने ये अध्याय का वीडियो शुरू करने के पहले आपको जो सुल्तान है, गुलाम शासक है, उनकी बड़ी एक लंबी चौड़ी आपको एक लिस्ट बता दी थी, कि ताकि ये मुग़ल शासक कौन और सुल्तान शासक कौन, आपको इसके बीच में कोई ऐसा मतलब समानता न लगे, ये दोनों अलग अलग है। अब यह गैरिसन शहर जो है किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। अब यह सल्तनत के जो भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अब यह सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों के पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। जो गैरिसन यानी जहाँ पर सैनिकों का बसाव किया गया था, उनको गैरिसन शहर बोलते। तो इसी शहरों के पृष्ठभूमि के भीतरी क्षेत्रों को स्थितियों को मजबूत करना। अब ये भीतरी क्षेत्र कौन से थे? जैसा सिंध है, बंगाल है, बहुत दूर के क्षेत्र थे और उनको साम्राज्य के अंदर उनको मजबूती देना जरूरी था।
इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। उन्होंने उसके बारे में पहला कदम ये उठाया कि वहाँ के जंगलों को उन्होंने साफ किया ताकि लोग वहाँ पर खेती करें, उत्पादन करें, उनको रोजगार मिले और सल्तनत को उनसे टैक्स भी मिले। शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावस से खदेड़ दिया। अब पर्यावस मतलब जहाँ पर उनका जीविकोपार्जन चलता है, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, और उस जगह से उनको निकाल दिया गया। और निकालने के कारण जो शिकारी संग्राहक, जो चरवाहे थे, तो उनका पर्यावरण, आसपास का जो परिसर, उसके उनको निकाल दिया और वह जमीन किसानों को दे दी गई। कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया। व्यापारी मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले और गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। इससे क्या हुआ कि जो दूर सुदूर पूर्व के जो क्षेत्र थे या पश्चिम के क्षेत्र थे, जहाँ से बार बार बगावत की संभावना होती थी, वहाँ पर संपर्क नहीं होता था। यदि किसी स्थान पर युद्ध होता तो सैनिकों को बुलाने के लिए उनका संपर्क नहीं होता, मौसम खराब हो जाता था, और इसीलिए उन्होंने जैसा दिल्ली हो या अन्य स्थानों पर सैनिकों को बसाव के लिए जो शहर बनाए गए थे, जो कि कभी किसी भी स्थान पर यदि बगावत होती है तो उस बगावत को ख़त्म करने के लिए इन सैनिकों का उपयोग किया जाता था। और इसके लिए सैनिकों को वेतन देने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी, और इसलिए उन्होंने जो पशुपालक थे, इस शिकार संग्राहक थे, उनको उस जगह से निकालकर जो किसानों को ज़मीन दी थी, और जिसके कारण सल्तनत के पास टैक्स भी आने वाला था और दूसरे गैरिसन शहर जहाँ पर सैनिक भी बसने वाले थे, ताकि वहाँ पर इस सल्तनत को अधिक से अधिक दूर दराज तक मजबूत करना, यही सुल्तान के उद्देश्य थे। और उसमें जैसा कि तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। अब यह अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। अब यह अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो आप लोगों ने कई बार जो पद्मिनी की कहानियों से भी सुना है। वास्तविक नाम उनका अली गुरशप 1296 से 1316 तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का यह दूसरा शासक है। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक साम्राज्य फैला था। जलालुद्दीन खिलजी तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर ए तुजुक नाम का पद उनको दिया गया था। तो इस तरह उनके कई अभियान भी है कि उन्होंने कई दक्षिण भारत में अभियान अपने निकाले और अन्य जगह पर भी। इसमें दूसरा सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अभी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान उन्होंने शुरू किए। हम मानचित्र 3 में भी हम देखेंगे। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे, जिससे बारे में आपको जानकारी है कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से लाकर देवगिरी, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, वह लाई थी, लेकिन वहाँ वो सक्सेस नहीं रहे। फिर उनको वापस दिल्ली जाना पड़ा। इन अभियानों में सल्तनत के सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। अब यह अभियान को आप ज़रा देखिएगा, ये जो काफ़ी इनके बड़े बड़े अभियान थे, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ दिल्ली में यहाँ बैठे हुए थे। अब यहाँ 1200 आप यहाँ देख सकते हैं, 1299 में उन्होंने गुजरात में अपना अभियान चलाया। इसके बाद आप देख सकते कुंडी है 1302 और 3 के अंदर, या देखिए आप, या वारंगल दक्षिण भारतीय जो काकतियों का साम्राज्य 1311 में। यहाँ पर आप देवगिरी देख सकते हैं, या महाराष्ट्र में आती है देवगिरी, या रामदेव राय का वहाँ साम्राज्य था, यादव वंश के थे। वहाँ भी उन्होंने, जैसा मांडू मध्य प्रदेश में आता है, 1305 में उन्होंने वहाँ अपना अभियान चलाया। इसके अलावा या अब द्वार समुद्र आता है, वहाँ पर 1310 से लेकर 1311 के बीच में अभियान चलाया। या द्वार समुद्र से फिर 1311 में तंजावुर, जो चोलों की राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ पर आक्रमण किया। मदुरई, तो ये काफ़ी दक्षिण भारत के कावेरी डेल्टा का जो उपज, ज़मीन की उपज, और काफ़ी वहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वारंगल 1311 में आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने अपना आक्रमण किया। चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया, रणथंबोर पर भी आक्रमण किया, ये 1301 में। तो ये कई सारे दक्षिण भारत या पूरे भारत पर या उत्तर पूर्व का
क्षेत्र छोड़कर उन्हें अपने काफ़ी अभियान चलाए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में। और जैसा कि हमने यहाँ देखा, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मौल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ली, और जिससे अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली की तख्त और ये जो खिलजी शासन वंश जो है काफ़ी मजबूत और ताकतवर भी हो गया और उनकी सीमा का विस्तार भी हुआ। अभी आप ये देखिएगा, ये सल्तनत काल में शुरुआत में सेना कमज़ोर, लेकिन मोहम्मद शासन काल में मोहम्मद तुगलक हो या गयासुद्दीन तुगलक हो, उनके मोहम्मद तुगलक के शासन कार्यकाल में ये सुल्तानों की जो सेना है वो काफ़ी ताकतवर हो गई। अभी आप देखिए, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। जैसा कुतुबुद्दीन ऐबक हो, शमसुद्दीन अल्तमश हो, रजिया सुल्तान हो, बलबन हो, तो ये कोई इतने शुरुआती दौर में ताकतवर नहीं थे। वो दिल्ली के आसपास के इलाकों पर उनका अपना कब्जा था। लेकिन बाद में जैसा कि अब देखिए, मोहम्मद खिलजी वंश के बारे में भी हमने देखा। उसके बाद जो तुगलक वंश था, तो इस तुगलक वंश में जैसा आप देखिए, उसमें प्रारंभिक तुर्की शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्दर, रजिया सुल्तान, बलबान और गयासुद्दीन बलबान है। उसके बाद आपका जो खिलजी वंश आता है, और खिलजी वंश में जैसा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने दक्षिण भारत में अपने कुछ अभियान निकाले थे। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 24, मोहम्मद तुगलक 1324 से 51 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, इस समय उन्होंने कई सारे अभियान निकाले और अपने राज्यों की सीमा को और ज़्यादा विस्तार बढ़ा दिया। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत था। मतलब मोहम्मद तुगलक, इसको एड़ा मोहम्मद भी कई इतिहासकार बोलते हैं, जो 1324 से 1351 का जो कार्यकाल है उनका, उनके समय में शासन और सत्ता का ज़्यादा विकास हुआ। इसने शत्रुओं के सेनाओं को परास्त किया, हराया, बड़े बड़े शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे का फैसले सुनाते थे। जो भी सूबेदार जो है वही का वही उनके फैसले होते थे। किसानों से काफ़ी कर वसूलते थे, और इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, तो इसके बारे में काफ़ी सवाल है। जैसा कि उन्होंने सोने के सिक्कों के जगह पर चांदी के सिक्के शुरू किए थे। इसके अलावा उन्होंने जहाँ पर जो ट्रांस ऑक्सियाना, वहाँ पर अपने सैनिकों को भेजा और वहाँ काफ़ी बर्बादी हो गई, और वापस उनके जो इतने सारे सैनिक गए थे, कुछ थोड़े बहुत सैनिक उनको आकर बताने के लिए आ गए, तो वहाँ भी उनकी हार हो गई। जहाँ गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र था, वहाँ पर जब अकाल पड़ा, तो उसी समय उन्होंने जो है वहाँ पर उन्होंने लोगों पर टैक्स लगा दिया और उसी साल अकाल पड़ा। तो मतलब उनकी योजनाएं अच्छी थी, लेकिन हर योजना उनकी फंस जाती थी। आगे वाले भाग में हम उसके बारे में सविस्तर देखेंगे। जैसा आप देखिए, चित्र आपका 2 में आप देखिएगा, यह 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसके मीनारों को आप देख सकते हैं। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्ताना द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यह आपका ये अलाई मीनार आप देख सकते हैं, और ये सब महरौली, ये जैसा कुतुब मीनार है, और ये कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष आपको यहाँ मिलते हैं। कभी आपको दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो आप इस जगह जाइए। ये महरौली के पास आता है इलाका। ये कुतुब मीनार जैसा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तैयार किया था, बाद में अल्तमश ने भी उसका योगदान है। अब ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्ताना द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली या कोहना, जैसा कि हमने पहले वाले भाग में देखा है, इसको कहा गया। इस मस्जिद का अल्तमश अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन, अल्तमश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये बनाया गया। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। और ये अलाई मीनार, हालांकि इसका काम पूरा नहीं हो पाया, और आज भी ये आपको चित्र वहाँ पर देखने को मिलता है। अभी आप देखिए मस्जिद क्या है। ये अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है जहाँ, ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना उपासना में सजदा, जब नमाज पढ़ते तो घुटने और माथा टेककर ये इसको मोहम्मद पैगंबर को या अल्लाह की आराधना में अपने घुटने को माथा टेककर
ये नमाज पढ़ते हैं, आराधना करते हैं। जैसा कि जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। जो मस्जिद ए जामी है वह कई सारे जो मुस्लिम हैं वह इकट्ठे आते हैं और वो अल्लाह की आराधना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम कहते हैं। जो उसमें सबसे सम्मानीय व्यक्ति होता है तो वो इमाम होता है, और उसमें उनको रूप में इनको इमाम के रूप में उनको विद्वान पुरुष को चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेशक खुतबा भी देता है, मतलब अपने धर्म के विचारों को वो नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आते उनको उपदेश देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम दिशा की तरफ है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मक्का की ओर की दिशा को जो किबला कहते हैं। अभी आप देखिए ये चित्र 3 है। यह है बेगमपुरी मस्जिद। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसके नई राजधानी जो थी जहांपनाह, जैसा कि हमने पिछले वाले मैप में देखा है, विश्व की शरण स्थली उसको कहा जाता है कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी मानचित्र में। जैसा कि हमने जहांपनाह को हमने देखा है। अभी आप यहाँ देखिए ये मस्जिद है किस तरह, बहुत काफ़ी पुरानी मस्जिद है। कभी आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर आइए और देखिए। अभी आप ये देखिए दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। अब यहाँ पर आप चित्र 4 में एक मस्जिद देखिए, मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई। आप यहाँ देख सकते हैं बड़ी अच्छी यह मस्जिद है। तो उनसे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने का दावे का बल मिलता था कि मुसलमानों की रक्षा के लिए भगवान की मतलब इसके अल्लाह की आराधना के लिए वह इस तरह के सभी मुस्लिम वहाँ इकट्ठे आकर अल्लाह की आराधना करने के लिए इस तरह की मस्जिद बनाई जाती थी। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से यहाँ पर आपको जुड़ा होने का दावा भी होता है। अब यहाँ पर बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी और एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था। मतलब एक के समुदाय के सभी मुस्लिम हैं और इसलिए अल्लाह की आराधना और सजदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए इस तरह के मस्जिदों को तैयार किया जाता था। क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से थे, तो अलग अलग पृष्ठभूमि के होने के कारण वहाँ सभी को इकट्ठा लाकर अल्लाह की आराधना करने के लिए मस्जिदों को तैयार किया जाता था। अब ये आप देख सकते हैं यह मस्जिद है जमाली कमाली की मस्जिद। 1520 के दशक में आखिरी दिनों में इसको बनाया गया है। आप ये देखिए, तो इस तरह आपका भाग दूसरा भी समाप्त होता है और भी हम इसके और भी एक भाग है, आप उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।